अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 94 न्यूज़। दिस इज़ मी सबा पाशा। आज हम बात करेंगे कुछ कोर्ट के हवाले से। हमारे सीनियर सहाफ़ी ने हमें ज्वाइन किया है, सिद्दीक जान ने। सबसे पहले सर आपको प्रोग्राम में वेलकम बोलते हैं। सिद्दीक जान, ये बताइएगा कि मार्केट में खबरें चल रही हैं कि नून लीग ने काजी फाइज ईसा के साथ हाथ कर दिया है, इसमें क्या हकीकत है, कितनी हकीकत है? देखें, अब ये बात तो है कि नून लीग ने, आप तो कहते हैं ना कि नून लीग ने काजी साहब के साथ जो है वो हाथ कर दिया। मैं तो ये समझता हूँ कि नून लीग ने, शरीफ ख़ानदान ने काजी फाइज साहब की पीठ में छिरा घोंपा है। देखिए, काजी साहब के बहुत एहसानात हैं इस हुकूमत के ऊपर। अगर आज शरीफ ख़ानदान इक़्तिदार में है तो क्रेडिट गोज़ टू चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजा साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि इनको इक़्तिदार में लाने का फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट का था, लेकिन किसके ज़रिए उन्होंने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया? वो काजी फाइज ईसा साहब और सिकंदर उस्मान राजा साहब के ज़रिए किया कि 8 फरवरी की इलेक्शन की तारीख काजी साहब ने दी या दिलवाई। उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी पीटीआई को, पल्ले का निशान छीना, ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आर ओ बहाल किया, जबरी गुमशुदगियों पे केसेस नहीं लगाए, खान की डिस्क्वालिफिकेशन का केस नहीं लगाया और ऐसी चीज़ें, सारी चीज़ें, बल्ले की नज़रसानी नहीं लगाई। और फिर वो अभी रिकाउंट के नाम पर सीटें ली, ट्रिब्यूनल्स का मामला सस्पेंड किया हुआ है। तो इस हुकूमत को इक़्तिदार में लाने से लेके और इसको इक़्तिदार को चलाने तक जो मेन किरदार है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का है। हुआ ये था कि जिस दिन इठाक जजेस हलफ उठा रहे थे, उससे 1-2 दिन पहले ये ज़हीर शाह साहब का TLP के जो है उनका बयान आया था काजी साहब के हवाले से, जो बहुत अफसोसनाक था, काबिल मज़म्मत है। तो उस पर काजी साहब से वहाँ सवालात भी हुए कुछ लोगों ने, और ये भी इतलात हैं कि कुछ काजी साहब से मुतल्लिका शख्सियात, लोग जो हैं, पता नहीं अब वो फैमिली मेम्बर हैं या वैसे ही उनसे मुतल्लिका लोग हैं, उन्होंने नून लीग को ये पैगाम भी दिया कि ये बड़ी ज़्यादती है, आप उस तरह से बात नहीं करें काजी साहब के मामले पर। को पस पर्दा पैगामात भेजे गए। तो उसके बाद ये हुआ कि ख्वाजा आसिफ साहब और एहसन इकबाल साहब को भेजा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, नज़र आ रहा था कि जैसे ज़बरदस्ती किसी ने मार के बिठाया हो कि तुमने ये बात करनी है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी वो गरज बरस नहीं थी जो वो PTI के ख़िलाफ़ गरज बरस होती है, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, मुँह से थूक गिर रहा होता है, वो चीज़ें नहीं थी। बस हमें एक मतलब घूंघनों से मट्टी उतारने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद काजी साहब एक मामला तौहीन अदालत के टेकअप करते हैं, वाइल्ड लाइफ वाला, और उसमें काजी साहब रगड़ देते हैं कि जर्नैलों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क को टेक ओवर कर लिया है और मुल्क दुश्मन है और फ़लाँ हैं ये वो सब। उसके 24 घंटे के अंदर अंदर खबर आती है कि जनाब TLP की पकड़ धकड़ शुरू हो गई है, चादर चारदीवारी के तकद्दुस पर माल किए जाते हैं, सारा कुछ किया जाता है। साथ काजी साहब को एक मैसेज भेजा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले भेजा गया था कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो असम्बली में आके और पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे काजी फाइज साहब के हवाले से। ना तो प्राइम मिनिस्टर ने आके पॉलिसी स्टेटमेंट दी, ना काजी साहब को जो है वो कोई और मॉरल लीगल कोई सपोर्ट हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आती। फिर क्या होता है कि ये मामला, मुबारक सानी केस का फ़ैसला का मामला कौमी असम्बली में टेकअप होता है, स्पीकर साहब वहाँ तकरीरें करवाते हैं और उसके बाद फिर मामला भेज दिया जाता है कमेटी को। कमेटी में आज़म नज़ीर तारनी साहब मौजूद होते हैं और वहाँ पे काजी साहब के हवाले से बहुत डिस्कशन रही, लेकिन वो डिफेंड नहीं करते काजी साहब को। उसके बाद क्या होता है कि नून लीग ही ये फ़ैसला करती है हुकूमत कि जनाब हम रिव्यू दायर करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने क्रेडिट लिया कि रिव्यू दायर करवाने का, उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया उसको अटॉर्नी जनरल को कि आपने पेश होना है, ये सारी चीज़ें और सारे मामला जो हैं वो किए गए हैं। अब वो मुस्लिम लीग नून जिनका इक़्तिदार, जिनकी ज़ात, जिनका मफाद, जिनकी करप्शन, लूट मार, यानी नवाज शरीफ की तायत न्यायालय भी काजी साहब ने ख़त्म की थी। मियाँ नवाज शरीफ की वापसी काजी साहब की वजह से हुई थी। जब तक काजी साहब नहीं आए थे तो तब तक तो ये सब वापस भी नहीं आ रहे थे, ना इलेक्शन करवा रहे थे ये लोग, बल्कि हर बार हवाला देना पड़ता है सायरा बानो साहबा के उस बयान का कि दुनिया हतीसा का इंतज़ार कर रही थी और नून लीग फाइज ईसा का इंतज़ार कर रही थी, तो काजी ईसा का इंतज़ार कर रही थी। अब मसला ये है कि नून लीग गुजार है, नून लीग के लिए काजी साहब ने जो कुछ किया उसकी वजह से उनका करियर दो पे लग गया, नुकसान हुआ, बदनामी हुई, नफ़रतें बढ़ी, बलोचिस्तान से बयान आता है, सब कुछ हुआ, लेकिन काजी साहब पूरी तरह कन्विक्शन के साथ जो है वो लगे रहे। इस मामले में मैं बिल्कुल समझता हूँ कि नून लीग ने काजी साहब की पीठ में छुरा घोंपा है। देखें, काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो मतलब उनको जो पस पर्दा पैगामात दिए गए वो झूठ निकले और हुकूमत की अपनी कामें टांगी तो हुकूमत ने काजी साहब को ही रगड़ दिया। देखें ना कि अगर शहबाज शरीफ की काबीना का ये फ़ैसला आया कि काबीना ने ये कहा कि काजी साहब का फ़ैसला गलत है मुतफ़िका तौर पर, क्योंकि उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी ने डाइसेंट किया,
मुतफ़िका तौर पर वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी काबीना, वफाकी हुकूमत जब वो ख़ुद ये बात कह रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का फ़ैसला गलत है, रिव्यू आप उसी में दायर करते हैं जो चीज़ गलत होती है, तो क्या आप हुकूमत जो है उनके खिलाफ रेफरेंस भेजेगी? अच्छा ये बताइएगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा की जजमेंट, क्या नून लीग ने वाकई काजी फ़ाइज़ ईसा को रेस्क्यू किया है? देखें, वो बात आप ये एक तरह से ठीक है कि नून लीग ने उनको रेस्क्यू किया, लेकिन ये मामला इस तरह से नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म आके कोई तो बयान देते, ये बात क्या देते कि जजमेंट के ऊपर एतराज़ात हो सकते हैं, हमें भी हैं, रिव्यू भी दायर किया जा रहा है, लेकिन कानून हाथ में नहीं लिया जा सकता। जिस तरह से धमकी दी गई वो बहुत अफसोसनाक है। तो देखें, इस सारे मामले में बड़ा नून लीग का किरदार बड़ा घटिया रहा है और बड़ा इन्होंने मतलब मकरूह किरदार अदा किया और इन्होंने काजी साहब की पीठ में छुरा घोंपा है। और काजी साहब जो है, काजी साहब ने क्या नहीं किया, यानी ये तो मैंने अभी जो आपको 14-15 चीज़ें गिनवाई, ये तो बस ऐसे ही मेरे जहन में फ़ौरन ही आ गई तो मैंने गिनवा दी। अगर आप मुझे टाइम दें ना, मैं आपको 40 चीज़ें लिख के दे दूँगा कि नून लीग के लिए काजी साहब ने क्या क्या कुछ किया। देखें ना, काजी साहब मिलिट्री कोर्स वाले केस में क्या किया उन्होंने नैब तरमीम वाले केस में फ़ैसला महफूज किया। नून लीग की ख्वाहिश थी इजाज़ुल एहसन साहब को मुस्ताफ़ी करवाया जाए, मिज़ार अकबर नकवी साहब को फारिग करवाया जाए, वो सारी चीज़ें हो गई। मतलब अभी ऑडियो लीक्स वाला मामला था, वो जजमेंट सस्पेंड करवाई। उससे पहले हाई कोर्ट जो है वो पीटीआई वालों को एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे 10वें केस में गिरफ्तारी तक के मामला को रोक दिया था। वो काजी साहब ने अपने यार सरदार तारिक मसूद के पास लगा के और उसको सस्पेंड करवाया था। तो ये बिल्कुल तहरीक इंसाफ की इलेक्शन धांधली से मुतल्लिक पिटीशंस को भी नहीं सुना जा रहा, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और बिल्कुल ऐसे आप दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं कि ट्रिब्यूनल वाला देख लें, यानी ट्रिब्यूनल्स ने 180 दिन में काम मुकम्मल करना है। 30-31 अगस्त लास्ट डेट है ट्रिब्यूनल्स के पास, वो जो 180 दिन की मोहलत है, और काजी साहब उस केस को लगा ही नहीं रहे। काजी साहब ने उस मामले को पेंडिंग रखा हुआ है। लगाए ना, मतलब अब 19 को लगा था और मुलतवी हो गया। पता चलेगा कि नेक्स्ट वीक के लिए लगता है, नहीं लगता, लगाना चाहिए भाई ट्रिब्यूनल्स को। बल्कि आपको हदायत देनी चाहिए कि एज सुन एज़ पॉसिबल, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल्स हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, उनके कानून में ये लिखा हुआ है, इलेक्शन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि डे टू डे वो प्रोसीड करेंगे। उधर आमिर फारूक साहब ने मामला लटकाया हुआ है, अभी तक उन्होंने वेट फॉर ऑर्डर कहा था 1-2 दिन में, अभी तक वो नहीं सुना रहे। यार उसमें वैसे भी वो जो तारिक महमूद जंगली साहब में वो छुट्टियों पर हैं, वो मेरे ख्याल 1 सितंबर से आ रहे हैं, तो 1 सितंबर भी अब करीब है। लेकिन असल बात तो यह है कि काजी साहब ने आमिर फारूक साहब ने वेट फॉर ऑर्डर कह के और अभी तक वो ऑर्डर नहीं अनाउंस किया। तो नून लीग ने एक जज के साथ तो बेवफाई कर दी है, काजी फ़ैसल साहब के साथ, और अब जो है वो आमिर फारूक साहब को भी सोचना चाहिए कि अगर नून लीग काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ ये सब कुछ कर सकती है तो। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा को धमकी देने वाले शख्स को हुकूमत पकड़ने में नाकाम क्यों है अब तक? क्या मामला है? धोखा है ना, 2 नंबरी है, झूठ है, नून लीग यही करती है। और अब काजी साहब जो है वो उनके साथ धोखा हो गया। उनको पहले सोचना चाहिए था कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लोगों को खिलाफ़ कर लिया, 8 फरवरी के इंतखाबात इस तरीके से करवाए कि मुल्क को नुकसान हुआ, मुल्क की बुनियादें हिल गई, बुनियादें खोखली हो गई, मुल्क की बका सलामती ख़तरे में पड़ गई, सब कुछ मुल्क का फ्यूचर स्टेक के ऊपर लग गया। जिनके लिए ये सारा कुछ किया था वो इस मुश्किल वक्त में साथ छोड़ गए। प्रेशर में आकर काजी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला बदलने पर आप क्या कहते हैं? क्या कोई मजबूरी थी या किस तरह का प्रेशर उन पे डाला गया जिस पे उन्होंने फ़ैसला बदलना चाहा? मैंने कहा सबको इतना बैक फुट पे, इतना बेबस, इतना अच्छा, इतना हम्बल, इतना आजिज़, इतना साबिर मैंने कभी नहीं पाया जितना मैंने कहा सबको जो है वो 22 अगस्त वाली समात पे पाए। और इससे पहले एक मौका मुझे याद है काजी साहब के पूरे अदालती करियर में, जिसमें काजी साहब एज ए चीफ जस्टिस उनके करियर में जहाँ इतने वो मतलब हम्बल होकर वो सुन रहे थे, लेकिन वो उसका इससे मुकाबला नहीं है। वो था जब फैसल वाडा साहब उनके सामने पेश हुए थे, तो उस वक्त भी काजी साहब बहुत हम्बल थे। तो बाकी आप कभी मतलब हमारी बात पे चलें, कोई इतबार ना करें, लाइव प्रोसीडिंग चला के देख लें जो पिछली पड़ी हुई हैं, जहाँ पे नून लीग के केसेस वो सुन रहे थे, तायात नाइली वाले, नवाशी के खात्मे वाले, या भुट्टो का रेफरेंस सुन रहे थे वहाँ, और जहाँ वो पीटीआई का बल्ले वाला और ये सुन रहे थे वहाँ पे उनके मिजाज ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा सिद्दीक जान, आखिरी सवाल की जानिब बढ़ते हैं और ये बताइएगा, बंदियाल के दौर और काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर को आप किस तरह से कैसे मुआजना करते हैं? किसका दौर बेहतरीन दौर था? पे अलग से किसी दिन करेंगे, लेकिन काजी साहब ने बुनियादें हिला दी हैं मुल्क की। 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली करवा के और इलेक्शन चोरी करवा के बड़ा जुल्म किया काजी साहब ने, बहुत अफसोसनाक। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। देखते रहिए 94 न्यूज़।